इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और खबर बरेली से, जहां एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर अभियान चलाकर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का एक सराहनीय काम किया है। मौलाना ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुसलमानों के नाम काटे जाने की बात कहकर लोगों के बीच झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मुसलमान का नाम नहीं काटा गया है, बल्कि फॉर्म भरने में मुसलमान सबसे आगे रहे हैं और हिंदू पीछे रह गए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि अखिलेश यादव जनता को गुमराह और भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतदाता सूची को साफ सुथरा और शफाफ बनाने के लिए और मतदाता सूची की फहरिस्त को एकदम बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए एसआईआर की मुहिम चलाई और बहुत सारे राज्यों में एसआईआर का काम मुकम्मल हुआ। तमाम अधिकारियों ने बहुत मेहनत और मशक्क़त करके मतदाता सूची को दुरुस्त किया। लाखों लोग जो मर चुके थे उनका नाम काटा गया, लाखों लोग वो थे जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए, उनके नाम काटे गए और जो मूल रूप से रहने वाले जो लोग थे उनकी सूची को दुरुस्त किया गया। इलेक्शन कमीशन का ये एक बहुत बड़ा काम था, जो काम उसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाया और डाटा सूची को एकदम बिल्कुल दुरुस्त किया, वोटर लिस्ट को बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुत किया है और कल जारी किया है उसको। अखिलेश यादव उस पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों का वोट और मुसलमानों के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव का यह इल्ज़ाम सरासर गलत है और अगर मैं हकीकत बताऊं तो हकीकत यह है कि एनआरसी और सीए के मामले को अपोजिशन के लोगों ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को डरा दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे हम आपको लिए चल रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कई सारे सुधार हमारे सामने अपनी आंखों को देखते देखते अब विश्व के कई देश हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। जैसे कोविड के समय लगाए गए टीके का ऐप बना करके जो इसका रिकॉर्ड रखने का प्रयोग किया था कि निर्धारित समय में लाखों करोड़ों लोगों का भी जिस समय जिसको टीका लगना तभी लगने के लिए ये जो पद्धति बनाई है, मैं मान के चलता हूं कि इस सब चीजों को जोड़ करके जयराम जी में काफी गुंजाइश दी है और जनता भी सब जानती है। इसका लाभ निश्चित रूप से हमारा राज्य उठाएगा। आपके कुछ अगर प्रश्न हो तो राकेश जी बोल दे। नहीं, हमारी सरकार इसमें सक्षम है। हम ये 40-60 का जो रेशो है वो बहुत अच्छा है और हम तो पहले ही लागू कर चुके हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष का काम उनके प्रश्न करना है, लेकिन विपक्ष भी तथ्यात्मक बात नहीं कह रहा है। इसकी कमी है तो बताए ना, कांग्रेस अध्यक्ष बताए, राहुल गांधी जी बताए, जीतू पटवारी जी बताए कि हाँ ये इसमें ऐसा करना था वैसा करना था। तो विरोध के लिए विरोध के बजाय सकारात्मक के आधार पर तथ्यात्मक बात आए तो ध्यान। शरद जी हाँ। बहुत अच्छा। देखिए, ये मेरे को कागज नहीं कर रहा। अब ये मैं आपको 15 विभाग बता देता हूं कि कृषि कल्याण के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पंचायत ग्रामीण विकास, नवकरणीय ऊर्जा, बड़े बड़े विभाग से भी एग्रीकल्चर के आधार पर, जैसे उदाहरण के लिए जल संसाधन है। जल संसाधन में हम जब नदी जोड़ पे काम कर रहे हैं तो ये बूंद बूंद जल संरक्षण से लगा करके गांवों के अंदर पीने के पानी से और बाकी जल संरचनाओं पे काम कर सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भौगोलिक जो सरफेस है वो भी अलग अलग प्रकार की है। ऐसे में रोजगार आधारित कामों के लिए
जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, एमएसएमई में भी बात कर रहे हैं, तो रोजगार आधारित उद्योग के लिए हम विशेष सुविधा वहां दे रहे हैं कि जैसे जो लेबर आधारित उद्योग लगाएगा तो हम प्रति लेबर 5,000 रुपये महीना तक उसको बीजीएफ देते हैं। तो ये हमारे लिए तो इससे और बड़ा वरदान क्या होगा जब हम उसको जयराम जी के दायरे में भी लाएंगे, क्योंकि सौर ऊर्जा में भी ये कौन सा भी नर्मदा घाटी, राजस्व, वन, लघु कुटीर उद्योग, सूक्ष्म एमएसएमई तो बता ही दिया मैंने, उद्योग निवेश, सभी क्षेत्रों में इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। और इसी आधार पर कोई भी राज्य, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो ये काम का एक बड़ा लाभ हम मिला ही है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी ये सबसे अच्छी भी है। और अब इंडस्ट्री की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये हमारे हर एक व्यक्ति का इसके बाद पलायन भी रुकेगा और अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा। प्रवीण दुबे जी। जब तक धरती पे इंसान रहेगा तब तक किसान रहेगा। हमारे लिए धरती पुत्र किसान की परिभाषा, लेकिन मैं तो ऐसे ही विनोद में आपकी जानकारी के लिए कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 हमारी विशेष जातियों का उल्लेख किया है या विशेष आयाम के रूप में लिया है, आपकी जानकारी के लिए महिला, युवा, किसान और गरीब। और चलिए खबरों का रुख करते हैं एक बार फिर से, और ये खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां पर मिशन शक्ति में तैनात महिला सिपाही उत्पीड़न का शिकार हो गई है। और इस दौरान महिला सिपाही ने आरोप लगाए हैं सिपाही पर। क्या है ये पूरा मामला, हमारे संवाददाता कौशाम्बी से बता रहे हैं। मिशन शक्ति में तैनात महिला सिपाही हुई उत्पीड़न का शिकार। बता दें, कौशाम्बी जिले में एक महिला सिपाही ने ब्रजेश नामक युवक पर फोन पर अभद्र टिप्पणी करना, मैसेज करना और जान से मारने की धमकी को लेकर पुलिस अधीक्षक को तहरीर दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले को देखते हुए ब्रजेश नामक सिपाही को निलंबित भी कर दिया है। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश में 63 अपर जिला जजों के तबादले किए गए हैं। प्रशासनिक और न्यायिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये तबादले हुए हैं। अधिकारियों को नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। यह कदम राज्य में न्याय प्रणाली की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने एक बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय बजरंग दल में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रवीण तोगड़िया पहुंचे और वहां उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित हमलों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसी तरह भारतीय सेना को बांग्लादेश में घुसकर मोहम्मद यूनुस को घसीटकर तिहाड़ जेल लाना चाहिए, ताकि वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश में हिंदुओं का बहुमत सुरक्षित रहेगा, तभी लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत रहेगी। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को जन कल्याण से जोड़ते हुए सस्ती शिक्षा, रोजगार, स्वस्थ समाज और किसानों को उचित दाम को असली हिंदू राष्ट्र बताया। और साथ ही मुरादाबाद सहित देश भर में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र खोलने की घोषणा भी की। आग्रह है कि जैसे अमेरिका के मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जाकर वहां के प्रेसिडेंट को उठाकर जेल में ले आए, भारत की सेना जाकर बांग्लादेश के यूनुस मियां को पकड़कर दिल्ली की तिहाड़ जेल में डालने का काम करे, यूनुस भी सुखी हो जाएगा हमारी रोटी खाने से और बांग्लादेश का हिंदू भी बच जाएगा। मेरठ जिले के 7 विधानसभा सीटों में वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की गई है, उसमें करीब 6,65,000 वोटर्स के नाम नहीं है और इससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। जो ताजा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया है, उसके मुताबिक जिले में कुल 20,34,185 वोटर दर्ज हैं। इनमें से
2,75,960 वोटर नॉन मैप्ड श्रेणी में हैं। इसका मतलब है कि इनके पास पहचान साबित करने के लिए पर्याप्त या सत्यापित दस्तावेज नहीं है। यदि फाइनल वोटर लिस्ट से ये नॉन मैप्ड वोटर हटा दिए जाते हैं तो मेरठ में कुल वोटरों की संख्या घटकर 17,58,225 रह जाएगी। आंकड़ों के विश्लेषण से ये पता चलता है कि जिले में लगभग 9.5 लाख वोटरों का वजूद स्पष्ट नहीं है। यह चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा गरमाया है और आम मतदाताओं में भी चिंता का माहौल है। मेरठ जनपद में कुल 7 विधानसभाएं, जैसा कि आप अवगत हैं। इन 7 विधानसभा का संबंधित ईआरओ के द्वारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो एसआईआर की कार्रवाई हुई थी उसका कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट पब्लिकेशन में 2 बिंदु मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है कि जो एएसडी वोटर थे, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट वोटर, उनको इस सूची से पृथक कर दिया गया है। एएसडी की सूची अलग बनी है। इसके अतिरिक्त जो लोग नॉन मैप्ड वोटर हैं उनको नोटिस जाएगी और उनको सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। और अब खबर बिजनौर से, जहां दबंगों की दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ है। हम आपको यह बता दें कि सड़क पर रोककर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है और इस वीडियो के माध्यम से पहचान करने की कोशिश कर रही है और जांच में जुट गई है। ये वीडियो वायरल हुआ है बिजनौर में और देखिए किस तरह से पिटाई की जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये पूरा जो मामला है, इस मामले में सड़क पर एक व्यक्ति को रोककर उसकी पिटाई हो रही है। और अब ये पिटाई क्यों हो रही है, कौन है ये व्यक्ति, क्यों इसको पीटा जा रहा है, पीटने वाले कौन है, ये भी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने जब इस वायरल वीडियो को देखा और पुलिस के पास जब ये वायरल वीडियो पहुंचा तो उसके बाद अब पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है और जो आरोपी हैं उनकी पहचान की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। कार्रवाई पुलिस कर रही है। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमीरपुर में देर रात जिला अधिकारी घनश्याम मीणा ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और इस निरीक्षण का उद्देश्य कड़ाके की ठंड में रैन बसेरों में रहने वाले लोगों की स्थिति और व्यवस्थाओं का जायजा लेना था। अधिकारियों ने वहां जो लोग रैन बसेरे में रह रहे हैं उन लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं के बारे में जाना और जो यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं का भी मूल्यांकन किया। क्या कमी रह गई है इसके बारे में भी उनसे जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली उस पर जिला अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और तुरंत सुधार की हिदायत भी दी। उन्होंने ठंड से बचाव के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश भी दिए। अधिकारियों को यह आदेश दिया कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त कंबल, गर्म कपड़े और हीटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जिला अधिकारी ने कहा कि ऐसे निरीक्षण नियमित रूप से किए जाएंगे ताकि नागरिकों को सर्दियों में किसी भी तरह की असुविधा न हो। खाना खाए सर्दी वर्दी तो नहीं लगती रात को। देवरिया जिला जेल में निरुद्ध पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ने से प्रशासन हड़कंप में है। सीने में तेज दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें देवरिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां पर उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल स्टाफ ने जांच के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और इसके बाद सुरक्षा के बीच उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हम आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर 10 दिसंबर से देवरिया जिला जेल में कैद हैं और उनके खिलाफ देवरिया इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज है। जेल प्रशासन के मुताबिक उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो बताइए ना भैया कि क्या मिल रहा है इसमें, क्या हुआ? थाना वृंदावन पुलिस ने एक शातिर अपराधी के करीब 1,60,23,250 रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई अभियुक्त पवन गोस्वामी पुत्र रमेश चंद्र गोरा कॉलोनी वृंदावन के निवासी के खिलाफ की गई है।
पुलिस के मुताबिक पवन गोस्वामी ने संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अपराध किया और अवैध संपत्ति अर्जित की है। शातिर अपराधी ने यह संपत्ति अपनी पत्नी के नाम 225 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदकर बनाई थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इसमें जिला अधिकारी मथुरा द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने संपत्ति जब्त करने की एक कार्रवाई पूरी की। वृंदावन पर एक मुकदमा अपराध संख्या 551/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त पवन गोस्वामी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इसके द्वारा अपराध से अर्जित धन कमाया गया था। अपनी पत्नी मौसमी गोस्वामी के नाम एक आवासीय प्लॉट इनके द्वारा गौरानगर कॉलोनी में लिया गया, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 1,60,23,250 रुपये आंकी गई है, जिसको जिला अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार 1/1/2026 क्रम में 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के तहत इस मकान को कुर्क किया गया है और आज इसको कुर्क कर सील किया गया है। थाने की पुलिस मौके पर हमारे साथ थी। एसीएम महोदय राजकुमार चौधरी के साथ इस मकान को सील किया गया। और खबर उन्नाव से, जहां के ऐतिहासिक धरती भदरका में शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की बात हम कर रहे हैं। उन्नाव की ऐतिहासिक धरती भदरका में शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पर त्रिदिवसीय भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनके आदर्शों को युवा पीढ़ी को अपनाना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव रेपकांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में न्यायालय के फैसले के सम्मान की बात कही और साथ ही उन्होंने जेएनयू से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन भी किया है। सांसद के विचारों ने न्याय के प्रति सम्मान और कानून के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। मुझे लगता है न्यायालय ने बहुत देर से न्याय किया, लेकिन उस न्याय का सम्मान करना चाहिए था। पहले ही उन्नाव का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका, बढ़ा चढ़ा के लोगों ने बदनाम करने का प्रयास किया। अब इस संदर्भ में कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि न्यायालय को निर्भीक विवेकनी बुद्धि के आधार पर इसमें निर्णय करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अब तक कुलदीप के साथ अन्याय होता रहा है। प्रयागराज में माघ मेले की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यूपी एटीएस ने किला घाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल में सुसाइडर बॉम्बर को पकड़ने का अभ्यास किया गया। डिप्टी एसपी लायक सिंह के मुताबिक एटीएस की 2 टीमें मेला क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन कर रही हैं। इस मौके पर हाईटेक नाव का भी उपयोग किया गया, जो न केवल जल में बल्कि मेला क्षेत्र की रेतीली जमीन पर भी चल सकती है। मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता का परीक्षण किया गया और इस बीच एनडीआरएफ की टीम ने नाव हादसों के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया और इस दौरान टीम ने गहरे जल में डूब रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला और आवश्यक उपचार के बाद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। ये तैयारी माघ मेले में भारी भीड़ के दौरान सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और चलिए अब आपको लिए चल रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, ताकि इसका हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। कल हमने जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है 2047, उसको लेकर के भी चर्चा की। उसमें कई एक्सपर्ट्स थे, उन एक्सपर्ट से भी उनके बड़े सुझाव आए। विजन डॉक्यूमेंट हमने 24 दिसंबर को
हमारे भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दिशा निर्देश में उसको जारी किया। हमारा एक संकल्प है 2047 कैसा हरियाणा हो। हमने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ी करने का, डॉलर की इकोनॉमी खड़ी करने का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में यह भारत खड़ा हो, उसका संकल्प लिया है। और उसके ऊपर कल जो हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर बहुत सारे सुझाव इस बजट के लिए आए हैं। साथियों, आज हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सभी इंडस्ट्री के प्रमुख व्यक्ति, आप सबके बहुमूल्य सुझाव हमें मिले हैं। प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है। प्रेजेंटेशन के अंदर बताया भी गया है कि पिछले वर्ष कितने सुझाव हमारे पास आए थे और कितने हमने उसको शामिल किए हैं, और उनके ऊपर काम भी गति से हो रहा है। और इस वर्ष भी आप द्वारा जो सुझाव आए हैं, हम चाहते हैं कि इन सुझावों को, जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उनके ऊपर चर्चा विचार करके इस बजट के अंदर उनको भी शामिल किया जाएगा। AI बेस्ड पोर्टल भी लॉन्च किया गया कल, और अभी आप लोगों ने जितने सुझाव दिए हैं, अगर आपके सुझाव छूटे हैं या बाद में भी आपके कोई ध्यान में कोई सुझाव महत्वपूर्ण आता है कि हमें सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, तो उस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ही वो सुझाव दे सकते हैं। और उस सुझाव को, अच्छे जो सुझाव होंगे जिसका लाभ आप लोगों को भी और जनता को भी हरियाणा प्रदेश के जो मिलेगा, हम उसको इसमें अवश्य शामिल करेंगे। क्योंकि जब आप लोगों से, प्रदेश के लोगों की तरफ से ये सुझाव आते हैं, तो उस बजट की गरिमा और बढ़ जाती है जब हम प्रस्तुत करते हैं। साथियों, आज की यह बैठक हमारी हरियाणा के आर्थिक भविष्य को गढ़ने का ये एक प्रयास है। मुझे खुशी है कि आपके अनुभव और आपकी अपेक्षाएं और आपकी जो सलाह है हमारे लिए उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी नीति दस्तावेज में लाइनें लिखी होती हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे समाज में भी कहा जाता है कि जो बात, तो आगामी बजट को लेकर अब राय मशविरा चल रहा है, संवाद चल रहा है, लोगों से राय ली जा रही है। और इसी क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी लोगों के साथ बैठक की और उनसे बजट में किन किन बातों पर प्रमुखता दी जानी चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उसको लेकर वो राय मशविरा कर रहे हैं। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।